हेलो स्टूडेंट्स, आज IMREMA में जो लेक्चर सेकंड चले इंस्टॉलेशन कमीशन, उसमें एक ये 12 लेक्चर है, 12वां लेक्चर है। तो वो भी इंडक्शन मोटर से रिगार्डिंग है। इसमें आज हम इंस्टॉलेशन देखेंगे, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, चेकिंग एंड कमीशनिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। ये ओवरऑल लेक्चर इंडक्शन मोटर के इंस्टॉलेशन कमीशन के बारे में है। इसको हम शुरुआत करते हैं। इंस्टॉलेशन, लास्ट लेक्चर में इंडक्शन मोटर के बारे में हमने पढ़ लिया है। इंस्टॉलेशन ऑफ इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर। जब इंस्टॉलेशन करते हैं हम इंडक्शन मोटर की, तो देखो क्या होता है ना कि जो बड़ी मोटर्स होती हैं और कुछ छोटी भी होती हैं। तो छोटी मोटर में क्या होता है कि एक तो पैसा भी कम लगता है, टाइम कम लगता है और इंस्टॉलेशन इजीली हो जाता है। बट इन केस ऑफ लार्ज मोटर, ये थोड़ा ज़्यादा वो हेक्टिक हो जाता है कि इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है और जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है ना, वो स्लोली भी होती है, फास्ट नहीं होती उसमें। तो अब इसकी जो ये डिपेंड करता है, किस किस पे डिपेंड करता है कि मोटर की प्रतिष्ठा कर, उसकी संरचना, कंस्ट्रक्शन, आकृति, शेप, आकार, साइज, भार, वेट, क्षमता, कैपेसिटी आदि कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, इनको करने के लिए कुछ प्रोसेस हैं, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? तो कौन कौन सी प्रोसेस है? पहला है इंडक्शन मोटर को प्रतिस्थापन स्तर तक परिवहन करना अर्थात लाना। इंडक्शन मोटर को प्रतिस्थापन स्थल तक परिवहन करना अर्थात लाना। इसमें क्या है कि जो इंडक्शन मोटर है उसके प्रतिष्ठान तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के भौतिक यांत्रिक साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे मोटर को उठाने के लिए जैक, चैन पुली, लिफ्ट, क्रेन आदि, और मोटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए लॉरी, ट्रॉली, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रेन, ट्रॉम, ट्रॉली, ये जो वाहन है। अतिरिक्त क्रेन की भी आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त मान लो क्रेन क्या होता है, कभी उठाना पड़ता है, उससे फिर रखना पड़ता है ना। और ट्रक वगैरह है, कोई चीज़ है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी मोटर होती है। ऐसे नहीं है कि मोटर हमने इतनी छोटी इतनी बड़ी देखी है, इससे भी कहीं कहीं बड़ी बड़ी मोटर्स होती हैं। सही है। तो इनके लिए भी हमें क्या करना है कि पहले प्रतिष्ठापन स्तर तक लाना है। ठीक है। नंबर 2, प्रतिष्ठापन से पूर्व सामान्य निरीक्षण। प्रतिष्ठापन से पूर्व सामान्य निरीक्षण। तो इंस्टॉलेशन से, जैसे कमीशनिंग से पहले कुछ मतलब कि निरीक्षण करने होते हैं, कुछ टेस्टिंग होती है। उससे पहले इंस्टॉलेशन से पहले भी कुछ होती है। जैसे मोटर नई हो अथवा पुरानी हो, मोटर को कारखाने, कार्यशाला अथवा भंडार गृह से प्रतिष्ठापन स्थल तक लाने के बाद तुरंत ही उसका सामान्य परीक्षण तथा परीक्षण कर लेना चाहिए। अब इसमें क्या है कि मान लो यदि मेगा द्वारा परीक्षण में मोटर का विद्युत विरोधन कम प्राप्त होता है या उसकी बाइंडिंग को सुखाने की व्यवस्था रखनी चाहिए,
और यदि मोटर को बेरिंग में स्नेह की कमी हो तो उसमें स्नेह की पूर्ति मतलब कि लुब्रिकेंट वगैरह होना चाहिए। कहने मतलब कि ऐसी तरह मोटर कहीं शॉर्ट हो गई हो, कोई वाइंडिंग का इंसुलेशन तो नहीं हट गया है, या कहीं इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस है वो कम ज़्यादा तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को इंस्टॉल करने से पहले हमें चेक करना चाहिए। क्लियर। नंबर 3, प्रतिस्थापन का नियोजन। प्रतिस्थापन का नियोजन। प्लानिंग ऑफ इंस्टॉलेशन। नियोजन मतलब प्लानिंग। मोटर के प्रारूप व प्रमाप मतलब टाइप एंड साइज के अनुसार इस बात का नियोजन कर लेना चाहिए, प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि मोटर को कहाँ पर और किस प्रकार से प्रतिस्थापित करना है, मतलब कहाँ पे और कैसे इंस्टॉल करना है। ये बहुत मतलब उसका साइज और सब कुछ देख के आपको ये प्लानिंग करनी होगी। इससे मोटर के प्रतिस्थापन में आने वाला व्यय तथा समय का आकलन भी कर लिया जाता है। जो आने वाला पैसा है, टाइम है उसमें लगने वाला, उसका सारा का सारा एस्टिमेशन हो जाता है। क्लियर है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। नंबर 4, नींव का निर्माण। नींव का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन। कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन, जो फाउंडेशन है हमारी उसका क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। नींव का निर्माण मोटर के आकार मतलब साइज, आधार का पट, जो बेस प्लेट होती है मोटर की जो नीचे रखी हुई, उसका भार, कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ वर्क, स्पीड आदि पर निर्भर करता है। उसका जो आपका जो नींव है वो कैसी बननी है, कितनी मजबूत होनी चाहिए, कितने बीच में होनी चाहिए, सही है। वो कहीं जर्क को झेल पाएगी नहीं, झटके लगते हैं, कभी कम वोल्टेज आता है तो मोटर का वाइब्रेशन मोड में जाती है, तो क्या उस वाइब्रेशन को बियर कर सकती है, क्या वो इतने ज्यादा एरिया में आ सकती है। इन सारी चीजों का, और उसको वेट कितना होगा, ऐसे नहीं ज्यादा हम हल्का वो करें और मिट्टी वहां की सही नहीं हो तो धस ना जाए, कहीं उसका बेस कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए, कहीं टेपरिंग ना हो जाए। तो इन सारी चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा जब हम फाउंडेशन बनाते हैं, नींव बनाते हैं मोटर की। जो 5वां है आपका प्रतिस्थापन सामग्री की व्यवस्था। प्रतिस्थापन सामग्री की व्यवस्था, इसमें अरेंजमेंट ऑफ इंस्टॉलेशन मटेरियल। नियोजन के अनुसार मोटर के प्रतिस्थापन लगने वाले पदार्थों को साइट पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है। इसका साथ साथ इंडक्शन मोटर के निरीक्षण तथा परीक्षण में काम आने वाले यंत्र, उपयंत्र, उपकरण, औजार आदि आवश्यक साधनों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाती है। यह सब आपके अरेंजमेंट ऑफ इंस्टॉलेशन मटेरियल में आता है। छठा है आपका आधार पट्ट की स्थापना। आधार पट्ट की स्थापना मतलब कि आपकी जो बेस प्लेट है ना, फिक्सिंग ऑफ बेस प्लेट, फिक्सिंग ऑफ बेस प्लेट, कट मतलब प्लेट है, सही है। बेस प्लेट की स्थापना मोटर को नट बोल्ट की सहायता से आधार पट्ट पर कसा जाता है। मतलब कि जो मोटर होती है ना उसको किस पर रखा जाता है, कोई आधार होता है, कोई बेस होता है, उस बेस पे नट बोल्ट यहाँ पे लगे होंगे। ये मान लो चूड़ीदार, ये आपके नट है। इस पे क्या होगा, मोटर को हम क्या करेंगे, इस मोटर को, अपनी मोटर को इस पे रखेंगे और मोटर रखने के बाद इसमें क्या करेंगे, नट को टाइट करेंगे। तो मतलब कि क्या है कि मोटर को नट बोल्ट की सहायता से आधार पट्ट पर कसा जाता है। यह आधार पट्ट चैनल या एंगल आयरन का बना होता है, चैनल या फिर एंगल आयरन का बना होता है। इसे सीमेंट कंक्रीट से निर्मित नींव के चबूतरे फाउंडेशन ब्लॉक पर स्थापित किया जाता है। यह नींव चबूतरा समुचित आकार का, सुदृढ़ तथा समतल होता है, जिस पर नट बोल्टों की सहायता से आधार पट्ट को कसा जाता है। जो मैंने ये बनाया ये क्या है, एक चबूतरा है, कह सकते हो कि एक बेसमेंट होता है, ये प्लेन होता है और
समतल होता है, कहीं ऊबड़ खाबड़ नहीं होता है, एकदम चिकना होता है और ये सब कुछ बराबर ही रहेंगे इधर से यहाँ तक के, कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा। ये जब हम ये बनाते हैं, अभी लास्ट जो था हमारा, हमने बनाया था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन ना, ये फाउंडेशन बेस ही होता है। इसके अंदर नट बोल्ट कर जाते हैं, नट बोल्ट का भी बेस बहुत अच्छे से बनाया जाता है जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए। सातवां है मोटर की स्थापना। मोटर की स्थापना फिक्सिंग ऑफ मोटर सीमेंट कंक्रीट से निर्मित नींव के चबूतरे फाउंडेशन ब्लॉक में चारों ओर थ्रेडेड बोल्टों के भली भांति स्थापित सेट हो जाने के बाद नट बोल्टों की सहायता से उस पर आधार पट को कस दिया जाता है। तत्पश्चात अन्य नट बोल्ट की सहायता से इस आधार पट मोटर को कस दिया जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे कि यहाँ आपका जो फाउंडेशन ब्लॉक है ना, जो फाउंडेशन ब्लॉक बन गया था, अब इसमें क्या थे, नट बोल्ट थे, थ्रेडिंग मतलब चूड़ीदार, जिसपे क्या होता है बोल्ट होंगे, इस पर नट कस जाए तो इस पे एक प्लेट होती है, पट्ट जिसे बोलते हैं आधार पट्ट, इस प्लेट को कस दिया। अब इस प्लेट में नट बोल्ट, फिर से नट बोल्ट की सहायता से यहाँ पे क्या रख दिया, अपनी मोटर को हमने फिक्स कर दिया या उसकी स्थापना कर दी। ठीक है, जब तक ये नट बोल्ट सेट ना हो जाए, सूख ना जाए उसमें आपके कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट के जो फाउंडेशन ब्लॉक बनाए उसमें, तब तक ये हम करते हैं। फिर है आठवां फिक्सिंग असेंबली मोटर समुच्चय। मोटर समुच्चय फिक्सिंग असेंबली समुचित क्षमता के उत्थापन साधनों अथवा अन्य किन्हीं कमियों के कारण कभी कभी अति उच्च क्षमता की भारी भरकम समूची मोटर को फाउंडेशन ब्लॉक से स्थापित करना संभव नहीं होता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में मोटर को प्रतिष्ठापन स्थल तक असमुचित कर लिया जाता है और फिर फाउंडेशन ब्लॉक पर समुचित करके स्थापित किया जाता है। इस प्रकार मोटर के प्रतिष्ठापन में यद्यपि समय अधिक लग जाता है, परंतु प्रतिष्ठापन कार्य सुगम हो जाता है। ज्ञात हो कि अधिक क्षमता वाली मशीनें प्रायः समुचित डिसअसेंबल्ड स्थिति में ही कारखाने, कार्यशाला अथवा निर्माण स्थल से प्रतिष्ठापन स्थल तक लाई जाती हैं। प्रतिष्ठापन स्थल पर ही समुच्चय असेंबलिंग करने से पहले ही सामान्य परीक्षण किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो छोटी मोटर होती है उनको तो डायरेक्ट हम उस पे फाउंडेशन ब्लॉक पे रख देते हैं और सेट कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। बट बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी मोटर होती है, बहुत भारी भरकम मोटर होती है, तो उनको क्या करते हैं, डिसेंबल करते हैं, उनके सारे पार्ट्स को अलग करते हैं, स्टेटर को अलग, रोटर को अलग, बेरिंग को अलग, सब, तो जितने चीजें हैं उन सबको अलग अलग रखते हैं, डिसेंबल रखते हैं। फिर जब हम उस प्लेट होती है जो आधार बेस प्लेट है जिस पे लगा देते हैं, उसके बाद एक एक करके उसको क्या करते हैं, रीअसेंबल करते हैं और उसका फिर टेस्टिंग भी करते रहते हैं इसके साथ में। सही है, और ये करने के साथ में हमें क्या देखना होता है, मोटर का अलाइनमेंट बहुत देखना होता है, जिसे संरेखन बोलते हैं, मोटर संरेखन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे अलाइनमेंट। ये बहुत जरूरी होता है। अगर हम भारी भरकम मोटर को असेंबल करते हैं तो उसके समय हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। साथ ही साथ इसके बाद में है आपका मोटर सेकंड 10वां पॉइंट है वैद्युत संयोजन व्यवस्था। वैद्युत संयोजन व्यवस्था, वैद्युत संयोजन व्यवस्था इलेक्ट्रिकल कनेक्शन अरेंजमेंट। अब ये सबसे जरूरी आपका पार्ट आ गया कि इलेक्ट्रिकल जो मोटर है, मोटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है, इसके लिए मोटर को एक समुचित धारा वहन क्षमता की फ्लेक्सिबल टाइप पावर केबल द्वारा विद्युत प्रदायी स्रोत से संयोजित किया जाता है। इस केबल के
स्थापन हेतु फाउंडेशन ब्लॉक के अंदर अथवा ऊपर एक नाली बनाई जाती है जो विद्युत प्रदायी स्रोत के स्विच बोर्ड तक जाती है। इस नाली में पावर केबल को स्थापित करके मोटर को इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रदान की जाती है। जो नाली होती है उसको ट्रंच बोलते हैं। इस ट्रंच में क्या करते हैं कि हमारी मान लो मोटर है, ये हमारा क्या लगा है, पैनल बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये केबल निकले तो अब मोटर हमारी कहाँ पे, यहाँ पे स्थापित है। तो इसके जो टर्मिनल बॉक्स हैं, यहाँ तक केबल क्या ऐसे तो जाएगी नहीं, मोटी भारी भरकम वो है, तो इसमें क्या करते हैं, एक ट्रंच बनाते हैं, एक नाली बनाते हैं। ये नाली है, जिसमें क्या कि इसमें जो केबल है, यहाँ पे मान लो जितने भी कनेक्शन होंगे उनकी केबल को इसमें डाल के अपने यहाँ तक पहुंचाया जाता है। इस नाली को ट्रंच बोलते हैं, सही है। ये इलेक्ट्रिकल जो हम कनेक्शन करते हैं इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है, नहीं तो बहुत सारी वायर हो जाती हैं। कभी कभी जो टेक्नीशियन होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि अगर ऐसी बहुत इसकी मोटर की वायर है, पैनल की है, फिर मशीन की है, फिर और चीज़ों की, तो इसमें बाद में सॉर्टिंग करना, वायर को सर्च करना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल। और ये वायर बहुत मोटी भारी भरकम फ्लेक्सिबल तो होती है, बट क्या होता है, भारी भी होती है। बड़ी मोटर के लिए बड़ी केबल चाहिए, बड़ी ज़्यादा पावर की चाहिए, ठीक है। अंतिम निरीक्षण या जांच, 11वां जो पॉइंट है वो है अंतिम निरीक्षण। निरीक्षण या जांच, इसी के साथ में इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट होता है। इस जांच के बाद में कि फाइनल इंस्पेक्शन और चेकअप प्रतिष्ठापन के बाद मोटर का एक अति महत्वपूर्ण अंतिम निरीक्षण किया जाता है, जिसमें मोटर के नट बोल्ट का कसा हुआ होना चेक किया जाता है। शाफ्ट को संरेखित होना कि शाफ्ट सही अलाइनमेंट हो, ऐसा तो नहीं है एक शाफ्ट थोड़ी भाग रही है, या फिर कह सकते हैं एक शाफ्ट लग रही है बेयरिंग ब्लॉक में, या फिर ऐसा तो नहीं है कि जो फाउंडेशन पट बनी हुई है, जो बेस आधार पे वो बना हुआ है, आधार प्लेट होती है जो बेस प्लेट, वो कहीं टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, उठी हुई तो नहीं है, उससे कहीं साथ में शाफ्ट को सर्किट होना चाहिए। बेयरिंग में स्नेक होना चाहिए, मतलब लुब्रिकेंट होना चाहिए, गति का कंपन रहे तो होना चाहिए। जो मोटर चले तो चेक करना चाहिए कि ऐसा तो नहीं वाइब्रेशन तो उसमें जनरेट नहीं हो रहा है, घूमने की दिशा का सही, और जो उसका रोटेटिंग मतलब कि डायरेक्शन है वो कैसे होनी चाहिए, सही होना चाहिए। कम्यूटेटर अथवा स्लिप रिंग पर ब्रशों की चिंगारी का उत्पन्न न होना, ये स्पार्कलेस होना चाहिए, बिल्कुल स्पार्क उसमें नहीं होनी चाहिए। इन सब की जांच की जाती है। ये आपका क्या होता है, फाइनल परीक्षण होता है, अंतिम निरीक्षण होता है, या फिर फाइनल चेकिंग होती है, चेकअप होता है, इंस्पेक्शन होता है। तो इंस्पेक्शन करने के बाद में ये मान लिया था कि अब हमारी जो मोटर है वो पूरी तरीके से इंस्टॉल कर दी गई है, ठीक है। अब इसके बाद में कि नियुक्तिकरण से पहले इंडक्शन मोटर का निरीक्षण था, परीक्षण। अब जो कमीशनिंग है, कमीशनिंग करना है, तो कमीशनिंग से पहले भी बहुत सारी मतलब की प्रोसेस, उन सारी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, कंप्लीट करेंगे। इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर बिफोर कमीशनिंग, हिंदी में नियुक्तिकरण से पहले, नियुक्तिकरण से पहले, नियुक्तिकरण से पहले इंडक्शन मोटर का निरीक्षण तथा परीक्षण, निरीक्षण तथा परीक्षण, इंग्लिश में इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर बिफोर कमीशनिंग। इंडक्शन मोटर को उपयोग में लाने से पहले कुशल तकनीकी मतलब कि स्किल या फिर एक्सपीरियंस जितने भी टेक्नीशियन होते हैं द्वारा उसके सभी अंगों की अच्छी प्रकार से एक बार टेस्ट, निरीक्षण तथा परीक्षण करना नितांत आवश्यक है, मतलब बहुत जरूरी है। इन परीक्षणों को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। यांत्रिक
परीक्षण और वैद्युत परीक्षण, मतलब मैकेनिकल टेस्ट एंड इलेक्ट्रिकल टेस्ट। तो हम इन दोनों टेस्ट को देखेंगे। पहला हम देखते हैं मैकेनिकल टेस्ट। मैकेनिकल टेस्ट कमीशन से पहले इसको क्या करते हैं, ये मैकेनिकल टेस्ट होता है। इसके अंतर्गत मशीन के अलाइनमेंट की जांच की जाती है। ये निश्चित किया जाता है कि मशीन बैरिंगों पर कहीं भी अनावश्यक प्रतिबल या अनड्यू स्ट्रेस तो नहीं लग रहा है। स्ट्रेस एक प्रकार का बल होता है, सही है, वो तो नहीं लग रहा है। दूसरा, जहां पर तेल स्नेहित बेयरिंग प्रयुक्त की जाती है, जहाँ पे मतलब कि तेल वाली जो बेयरिंग हो, वहां पर इस विशेष बात का ध्यान रखा जाता है कि तेल कुंडल बाइंडिंग, जो तेल कुंडलन है, बाइंडिंग है अथवा विद्युतरोधन में प्रवेश तो नहीं हो रहा। जो तेल है कहीं ऐसा तो नहीं बाइंडिंग में या फिर केबलों में कहीं जा तो नहीं रहा। ये बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होता है। बैरिंगों में प्रयुक्त तेल की स्वच्छता, क्लीनलीनेस और लेवल तथा निर्माणकर्ता द्वारा निर्धारित स्पेसिफाइड ग्रेड आज के संबंध में सही से जांच हो जाती है। ये सब मैकेनिकल टेस्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर है नियुक्तिकरण से पहले स्टेटर तथा घुना रोटर के बीच वायु अंतराल एयर गैप सही होना चाहिए। ये मैकेनिकल, जैसे कि मान लो ये आपका स्टेटर है, इसके अंदर रोटर पड़ता है, तो ये जो रोटर है ये गैप यहाँ से ये वाला यूनिफॉर्म होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक इसकी जो एयर गैप होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए दोनों चारों तरफ। मतलब ये तो इसमें 2D में आपको ऐसा लगेगा, ये आपका रोटर है, ये अंदर स्टेटर है, तो ये कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए पूरा का पूरा। ऐसा नहीं है कि कहीं पे कम ज्यादा हो, इसे एयर गैप बोलते हैं, क्लियर। भविष्य में जानकारी के लिए इसे नोट भी कर लिया जाता है कि कितना एयर गैप है, इसको पहले से लिख दिया जाता है। साथ ही साथ मोटर की नियंत्रण यंत्रावलियां, मतलब कंट्रोल गियर्स तथा रक्षा युक्तियां, प्रोटेक्टिंग डिवाइस भली भांति चेक की जाती हैं। जैसे एमपीसी भी है, ओएलआर है, के समय संपूर्ण बंधन पदार्थों, पैकिंग मटेरियल को हटाने की सावधानी बरती जाती है। अगर कहीं पे कोई भी पैकिंग रह गई, रैपिंग रह गई, या पॉलीथीन लगी, या चिट लगी, कुछ ऐसी चीजें, तो इनको हटा दिया जाता है। साथ ही साथ मोटर की नियंत्रण यंत्रावली में कंट्रोल गियर को कंट्रोल गियरों के संबंध में सभी संपर्कों, ऑल कॉन्टैक्ट, संपर्क दाब, कॉन्टैक्ट प्रेशर तथा संपर्क क्षेत्र, कॉन्टैक्ट एरिया आदि की जांच करने में विशेष ध्यान दिया जाता है और यह प्रमाणित किया जाता है कि सभी संयुक्त प्रचालन के लिए सही है। मतलब जितने प्रकार के कॉन्टैक्ट वगैरह है, एरिया है, उससे रिलेटेड जो भी चीजें वो सब के सब मैकेनिकल चीजों में जो आती हैं, जो छूने लायक होती हैं, देखने लायक होती हैं, उन सब की हम क्या करते हैं, भली भांति जांच कर लेते हैं और ये बता देते हैं कि ये सब ठीक है, प्रचालन करने के लिए सही है। एक इसमें लास्ट पॉइंट आता है कि यदि बाल अथवा रोलर बेरिंग वाली 6 महीने से अधिक समय के लिए बेकार पड़ी हो, या फिर कोई मोटर हो 6 महीने ज्यादा हो गए हो, या नई फालतू बेकार पर स्टैंड बाई प्लांट की हो, इसके बेरिंग आवरणों कवर को हटाकर उसमें भरी हुई ग्रीस निकालकर फेंक दिया जाता है। और ग्रीस बेरिंग को पेट्रोल जिसमें कुछ बूंदे तेल की पड़ी हुई होती हैं धोया जाता है। तत्पश्चात बेरिंग हाउसिंग को पुनः निर्माणकर्ता द्वारा संतुलित स्तर पर ग्रेड तथा गुणवत्ता क्वालिटी की नई ग्रीस भरकर बंद कर दिया जाता है। बेरिंग में ग्रीस भरते समय इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि बॉल्स तथा रोलर ग्रीस में चर्न ना हो। स्नेक के लिए बेरिंग में ग्रीस कम मात्रा की आवश्यकता होने के साथ साथ ग्रीस का एक बहुत सस्ता लाभ यह है कि बेरिंग में धूल के कणों अंदर जाने से रोकती है। कहने का मतलब 6 महीने से बंद पड़ी है। स्टैंड बाई जो प्लांट होते हैं कि मोटर स्टैंड बाई मेन चल रही है, एक ऑक्सिलरी या फिर सेकेंडरी मोटर रुकी हुई है, कभी अगर प्राइमरी मोटर खराब हो जाती है तो उसको ले, अगर 6 महीने से उसकी मोटर ना चली हो तो उसको क्या करें, उसको खोलें, उसके बेरिंग निकालें, उस बेरिंग का ग्रीस निकाल के उसको पेट्रोल तेल की बूंद के धोएं, फिर उसको अच्छे से ग्रीस फिर से लगा के रीअसेंबल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि उसमें धूल के कण नहीं जाएंगे और साथ ही साथ उसमें लुब्रिकेंट भी बना रहेगा, कोई प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी। ये आपके थे इलेक्ट्रिकल टेस्ट, वो सॉरी मैकेनिकल टेस्ट। अब हम देखते हैं सेकंड है इलेक्ट्रिकल टेस्ट। इलेक्ट्रिकल टेस्ट
अब इलेक्ट्रिकल टेस्ट क्या होते हैं? वैद्युत जांच। इसके अंतर्गत निम्नलिखित सहायक अंगों की जांच चेकिंग की जाती है। नंबर 1 कि भारतीय मानक IS इंडियन स्टैंडर्ड 325-1961 के परिशिष्ट B के अनुसार मोटर का सिरा प्रतीक और टर्मिनल मार्किंग की जांच की जाती है। टर्मिनल की मार्किंग सही है, टर्मिनल की जो मार्किंग है उसकी क्या करी जाएगी? जांच की जाएगी। नंबर 2 मोटर को मेन से संयुक्त करने से पहले तार स्थापन, वायरिंग अथवा परिपथ, सर्किट डायग्राम के साथ सभी कनेक्शन की भली होती जांच। जो मोटर है, मोटर को मेन से कनेक्ट करने से पहले जितने भी आपके सर्किट डायग्राम है, वायरिंग डायग्राम है, उनकी भली भांति जांच कर लेनी चाहिए। नंबर 3 मोटर कसने के लिए सभी स्थायी संयोजकों फिक्स कॉन्टैक्ट की जांच की जाती है और जहां पर अधिक धाराएं संयुक्त हो वहां पर सही संपर्क तत्वों के बीच प्रवाहित होने वाले अनावश्यक तापन को रोकने हेतु क्षेत्र तथा दाब में पर्याप्तता आदि को देखने के लिए भलीभांति चेक किया। मतलब कि ऐसा तो नहीं हो कि जहाँ पर बहुत सारे तार वगैरह ज्यादा, वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर वगैरह कर दे जिससे टेम्परेचर हाई हो जाए या बाद में कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह प्रॉब्लम ना आए, इस बात की बहुत अच्छे से भलीभांति जांच कर लेते हैं। चौथा पॉइंट है कि यदि कारतूस प्रारूपिक फ्यूजों का उपयोग में लाया गया है तो कारतूस पर की गई मार्किंग के निरीक्षण द्वारा फ्यूज के निर्धारण की जांच की जाती है। और यदि पुनर्तारीय प्रारूपिक फ्यूजों को प्रयोग में लाया तो फ्यूज में प्रयुक्त तार के प्रारूप टाइप माप की भी जांच की जाती है। मतलब कहने का मतलब कारतूस टाइप तो उसकी भी रेटिंग वगैरह मार्किंग की जाती है। अगर तार वाला है जो रिवायरेबल फ्यूज होता है तो उसके जो तार है उसका गेज कितना है और कितना उसका रेजिस्टेंस है, इसकी भी जांच की जाएगी और उसको नोट भी कर दिया जाता है भविष्य में। जहां पर व्यावहारिक रूप से संभव होता है वहां पर ओवरलोड, नो बोल्ट तथा अन्य प्रकार की रक्षण युक्तियां, प्रोटेक्टिव डिवाइस की जांच की जाती है। इस प्रकार की जांच के परिणाम भूदोष धारा पथ के प्रतिरोध की जानकारी संबंध रखते हैं ताकि प्रतिरोध के समय रक्षी युक्ति प्रचालन के पूर्वेक्षण प्रोस्पेक्ट का ज्ञान हो सके। कहने का मतलब ये है कि अगर उसके साथ में लगी जैसे MPCB है और बहुत सारी चीजें, इनके क्या हो, इनकी भी जांच की जाती है। कहीं ऐसा जब शॉर्ट सर्किट होता है या फिर हीटिंग होती है या ओवरलोड होता है तो उसमें क्या होता है कि ये सारी युक्तियां अच्छे से काम करें, प्रचालन कर सकें और इनको पहले से होने वाली चीजों के बारे में आवाज हो जाए। मतलब कहने का मतलब है कि ये एक्टिवेट कंडीशन में रहे, ना कि ऐसे हो कि जिनमें कोई प्रॉब्लम हो पहले से। साथ ही साथ आपका जो छठा पॉइंट है वो है कि रक्षा फ्यूजों की जांच नियमित रूप से रेगुलर की जाती है। जहां पर धारा परिमित CT हो, करंट ट्रांसफर हो, साथ रिले प्रयोग किया जाता है, वहां पे इंजेक्शन मेथड का द्वारा रिले का परीक्षण किया जाता है। साथ ही साथ इंजेक्शन मेथड के अंतर्गत जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसमें वेरिएबल इंजेक्शन वोल्टेज के द्वारा रिले में धारा पास की जाती है। इससे परिणामित अविकल्प इस उद्देश्य की पूर्ति करता है। मतलब कि जो हमारे जहाँ करंट ट्रांसफार्मर वगैरह है वहाँ पे क्या होता है, रिले इंजेक्शन मेथड के जो ट्रांसफर इंजेक्शन मेथड है उसके थ्रू जांच की जाती है और ये रेगुलर की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेंस तथा आवेशित भू तारों की सतह कंटिन्यूटी की पुष्टिकरण हेतु सभी भूत संबंधों अर्थ कनेक्शन को कसने के लिए जांच की जाती है और भू प्रतिरोध को मापकर अंकित किया जाता है। मतलब कि उन्हें नोट भी करा जाता है। ठीक है। तेल का सही स्तर, ग्रेड, गुणवत्ता की पुष्टि के बाद पुष्टिकरण के लिए जो हमारा इंसुलेटिंग ऑयल लेवल है उसको भी जांच करनी चाहिए। यह तेल भरकर ऑयल फील्ड इक्विपमेंट का प्रयोग किया गया है तो उसमें भरे हुए तेल विद्युत इंसुलेटिंग ऑयल का निरीक्षण किया जाना चाहिए और उसके लिए सूचित किए गए तल मतलब जो करेक्ट लेवल है के विरुद्ध जांच की जाती है कि वो सही है नहीं है, जो लेवल है वहां तक भरा हुआ तेल है या नहीं है या उससे कम है। साथ ही साथ भारतीय मानक इंडियन स्टैंडर्ड 335/1963 के अनुसार विद्युत तेल के परावैद्युत सामर्थ्य डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का भी परीक्षण किया जाता है।
और लास्ट इसमें जो पॉइंट है वो है कि 3 फेज मोटर के प्रतिस्थापन के पूर्ण हो जाने पर इससे संबंधित निर्माण कार्य अभियंताओं, जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हैं, जो ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, द्वारा कार्य के समाप्त होने की सूचना या कंप्लीशन रिपोर्ट जमा की जाती है, सबमिट की जाती है। ये आपका जो कमीशनिंग से पहले होने वाली जांचें थी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के अंतर्गत वो सारी है, और ये सब हो जाता है तब हम क्या करते हैं कि मोटर की कमीशनिंग करते हैं। क्लियर? आज इतना ही करेंगे। अब जो कमीशनिंग है वो रह गई है। कमीशनिंग और जो हमारा कुछ है ये मेंटेनेंस ऑफ अर्थिंग डिवाइस एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल्फ डिवाइस, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी पढ़ेंगे साथ, और उसके बाद में जो हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या डिफरेंस है उसको भी देखेंगे। क्लियर?